तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर टैंग वू जो होते हैं वहां पर उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे होश आने के बाद इस कमीने को बता देना कि दोबारा किसी रैंडम लड़की को बिल्कुल ही मत छेड़े या फिर उसे सोने के लिए मत पूछे, क्योंकि अगली बार कभी ऐसा हुआ तो ये बंदा मारा जाएगा और साथ ही तुम्हारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद की डायो से कहते हैं जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पर तरस खाने के लिए, मैं इसको यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा। तो टैंग वू जो होता है वहीं पर सभी नीडल्स को वापस खींच लेते हैं। जब वो सभी नीडल्स को वापस खींच लेते हैं तो वहां पर जितने सोल्जर्स गिरे थे वो सारे के सारे फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और टैंग वो कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। जब वो अपनी पोती से कहता है कि चलो चलते हैं, इसी के साथ उनकी नज़र वहां पर हमारे सैम के ऊपर पड़ती है। तो वो सैम को देखने के बाद काफ़ी हैरान होते हैं कि वो यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा है। तो एल्डर जो होते हैं वहां पर उसे घूर कर देखते हैं, हमारा सैम उसकी तरफ घूर कर देखता है। फिर साथ ही वो हाँ से कहते हैं हाँ तुम यहीं पर रुको मैं आता हूँ। तो उसे कहते हैं ग्रैंडपा तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो सीधे हमारे सैम की तरफ आके बढ़ते हैं और हमारा सैम सोच रहा होता है ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ये मेरी तरफ आके क्यों बढ़ रहा है, क्या ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर टैंग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। फिर साथ उसे कहते हैं कि लड़के यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर तुम यहाँ पर कोई इतने ज्यादा स्पेशल भी तो नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तो वो उसे कहता है कि लड़की अपना नाम बताओ। तुम्हारा सैम जो होता है क्योंकि अब यहाँ पर वो गूंगा ही है क्योंकि किसी को पता नहीं है, तो वो चुपचाप वहां पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही हमारा सैम वहां पर खामोश खड़ा रहता है। तो मास्टर टैंक कहता है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है। तो सैम फिर से खामोश रहता है। तो उसी के साथ ही एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि तुमने मेरी बात को सुना नहीं, मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है या फिर तुम मरना चाहते हो। और जैसे वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करके हमारे सैम के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ की डायो बीच में आते हैं और कहता है कि सर 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 प्लीज माफ करिएगा, ये लड़का बेचारा यानी ये लड़का बेचारा गूंगा है, ये बोल नहीं सकता। तो एल्डर टैंक जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा तो ये लड़का बोल नहीं सकता। फिर साथ ही वो हमारे सैम को घूर कर देखते हैं और इसी के साथ ही वो कहता है अगर ये लड़का एक म्यूट है लेकिन ये इतना ज्यादा खास क्यों है। तुम्हारा सैम सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से मुझे इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है, ये देख रहा है कि मेरे पास क्या कुछ है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसे ऐसा लगता है जैसे किसी कोई खजाना मिल गया हो, लेकिन जो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। तो मास्टर टैंक जो होते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं, वो उसका हाथ पकड़कर चेक करते हैं। फिर साथ ही कहते हैं ये तो बहुत ही कमाल हो गया और वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो पीछे हटते हैं और कीट आया उसे कहता है कि तुमने क्या कहा कि ये लड़का कौन है और तुम लोग इस वक्त कहां पर जा रहे हो, क्या तुम नैमगोंग क्लैन की तरफ जा रहे हो। तो वो कहता है जी सर हम लोग नैमगोंग क्लैन में मैरिज अलायंस के लिए जा रहे हैं। तो मास्टर टैंग वो से कहता है कि मुझे इस लड़के के बारे में बताओ कि यह लड़का वहां पर क्या करेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर कीट आया उसे के बारे में बताते हैं और उसे कहता है कि सर इस लड़के का नाम सो सैम है और इस लड़की का काम यहाँ पर घोड़े को संभालना है, ये हमारे स्टबल में ही रहता है और यहाँ पर इस घोड़े को वहां पर नैमगोंग क्लैन में हमारे साथ लेकर जा रहा है, हम लोग इस घोड़े को गिफ्ट में देने वाले हैं। तो टैंग वो से कहता है तो फिर ठीक है ये लड़का मुझे दे दो, ये लड़का मुझे गिफ्ट में चाहिए। तो कीट आया उसे कहते हैं कि नहीं नहीं सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस लड़के को आपको दे देंगे तो फिर घोड़ा कौन संभालेगा, इसके बिना इस घोड़े को कोई संभाल नहीं सकता। तो टैंक वो कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस घोड़े को पहले वहां पर शादी में गिफ्ट के तौर पर देना है और उसके बाद तुम उसके बाद मैं इस लड़के को ले सकता हूं, ये तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर यह लड़का जो है मुझे चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ टैंक फैमिली तक चलूंगा, मुझे भी टैंक फैमिली में बुलाया गया है। तो वो कहता है कि चलो फिर जाकर टैंक फैमिली से बात करेंगे। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं यानी कि डायो से कहते हैं कि सर लेकिन हम लोग इस लड़के को भी वहां पर घोड़े के साथ ही नैमगोंग फैमिली को देने वाले हैं। मास्टर टैंक हाल से कहते हैं मैं यहाँ पर बात कर लूंगा, मैं मास्टर नैमगोंग से भी बात कर लूंगा और साथ ही यहाँ पर तुम्हारे क्लैन हेड से भी बात कर लूंगा, यानी तुम्हारे डानरी क्लैन का जो हेड है मैं उससे भी बात कर लूंगा और अगर हो सका तो मैं उन्हें पेमेंट भी दे दूंगा, लेकिन ये लड़का अब मुझे चाहिए। तो की डायो से कहता है कि अब यहाँ पर सर हम क्या कह सकते हैं। तो मास्टर टेल्डर जो होते हैं वहां पर उसे घूर कर देखते हैं। तो वो कहता है ठीक है सर पर एक बार हम लोग नैमगोंग फैमिली में पहुंच जाए, वहां पर जाने के बाद ये लड़का आप रख सकते हैं। टेल्डर टैंक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि बहुत ही अच्छे अब ये लड़का मेरा हो जाएगा। और साथ ही उसे कहता है कि लड़के अब तुम वहां पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी से नैमगोंग क्लैन में चलते हैं और वहां पर उसके बाद तुम हमारे हो जाओगे। जबकि मास्टर की डायो सोच रहे होता है कि ये क्या हो गया, यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। चलो खैर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट है, अगर सर्वेंट उन्हें चाहिए तो हम उन्हें दे देते हैं। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि यंग मास्टर को जल्दी से किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ और बाकी के सभी लोग मेरे साथ आओ, हमें अपने मिशन को कंटिन्यू रखना है, यानी कि हमें नैमगोंग फैमिली में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और इसी के साथ ही वो लोग फिर से वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और रात के वक्त वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, सभी लोग वहां पर रात गुजारने वाले हैं। तो की डायो कहते हैं कि आज रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जब सभी लोग वहां पर नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, इसी के साथ ही सैम जो होता है वो अपने स्टबल में बैठा होता है अपने घोड़े के पास, वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है
कि जब से मैंने यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी के लीडर को मारा और उसके बाद से मैंने 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, तो ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी इन्वेंट्री जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। यानी कि इन्वेंट्री के स्किल को मैंने और भी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। यानी कि उसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन्वेंट्री का स्किल अब जहाँ पर एक डिवाइन स्किल की तरह काम करता है। तो अपने हाथ में रेत पकड़ता है और उस रेत को पकड़ने के बाद ग्राउंड के ऊपर फेंकता है, तो रेत जो होती है वो ग्राउंड के ऊपर गिरने से पहले वो अपनी इन्वेंट्री को एक्टिवेट करता है और वो रेत वहाँ पर से गायब हो जाती है और वापस उसी के हाथ में आ जाती है। तो वहाँ सोसैम कहता है कि देखा इन्वेंट्री जो है ये बड़े अच्छे से काम कर रही है, और साथ ही वो कहता है कि मैंने यहाँ पर एक नया स्किल एक्टिवेट कर लिया है। इन्वेंट्री यहाँ पर सिर्फ बाहर ही काम नहीं करती बल्कि अंदर भी काम करती है। और साथ ही सोसैम जो होता है वो रेत को अपने मुंह के अंदर डालता है, यानी उस रेत को निगल जाता है। जब उस रेत को निगल जाता है तो वो अपने पेट के अंदर से उस रेत को वापस अपनी इन्वेंट्री की मदद से निकाल लेता है। तो सोसैम कहता है कि मैं जहाँ पर अपने पेट के अंदर भी कोई चीज़ चली जाएगी तो मैं उस चीज़ को भी अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल सकता हूँ, और ये बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि इन्वेंट्री जो है इस तरह भी काम करती है। तो ये तो बिल्कुल एक डिवाइन आर्ट की तरह है। मुझे लगता है कि कल को इन्वेंट्री मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इसी के साथ ही सोसैम वहाँ पर बैठा होता है कि साइड के ऊपर से मिस टैंग हा आ जाती है। तो टैंग हा वहाँ पर आती है और कहती है कि पता नहीं क्यों ग्रैंडपा को तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है और उन्होंने मुझे इतनी रात के वक्त तुम्हारे असेस्टेबल में तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, ग्रैंडपा तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारा सैम जो होता है उठकर उसके साथ चल पड़ता है और इसी के साथ ही हमारा सैम जो होता है उसके रूम में जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा पहले से बैठे होते हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि लड़के वहाँ पर सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रॉस लेग करके बैठ जाओ। तो सैम उनकी बात सुनने के बाद जाकर सामने क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा उसे कहता है कि अब जल्दी से अपने कपड़े उतार दो, सारे कपड़े उतार दो। तो सैम वहीं पर से अपने कपड़े उतार कर बैठ जाता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा, बहुत ही अच्छा। फिर साथ ही उसे कहते हैं लड़के तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर इतना बुरा नहीं है, और साथ ही वो अपने पास एक बॉक्स निकालते हैं जिसके अंदर कुछ नीडल्स पड़ी हैं। तो वो नीडल्स निकालने के बाद से कहते हैं कि ड्रैगन फिनिक्स गोल्डन नीडल्स का मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा। तो ये बात सुनते ही हाँ कहते हैं कि नहीं ग्रैंडपा, आप ये क्या कह रहे हैं, कहीं आप यहाँ पर इसके ऊपर वो रिचुअल तो नहीं परफॉर्म करने वाले। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर ऑरेंज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खास होते हैं। अगर वो यहाँ पर हीनान में उगेंगे तो वो खट्टे होंगे, लेकिन अगर वो जाकर किसी दूसरे एरिया में उगेंगे तो वहाँ पर मीठे होंगे। क्या तुम इस बात को समझ रही हो? तो हमारा जो टैंग होता है वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। तो वो कहता है कि अगर ये ऑरेंज यानी कि ये मुझे ऑरेंज कह रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं हीनान में उगा था और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खट्टा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके टैंग फैमिली में जाकर उगूंगा, यानी मुझे यहाँ पर टैंग फैमिली में लेकर जाया जाएगा, तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मीठा हो जाऊँगा। इसका मतलब यह है कि ये किसी ना किसी तरीके से मेरी बॉडी को इंप्रूव कर सकता है। तो मास्टर टैंग वाव से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। फिलहाल के लिए तुम अपनी बॉडी के अंदर किसी भी की पावर को यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से तुम मार्शल आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने रिचुअल को परफॉर्म करूंगा तो ये एक ऐसा बहुत ही कमाल का रिचुअल होने वाला है जिससे ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी रिपेयर होगी बल्कि तुम बोल भी सकोगे, तुम दोबारा बोलने लायक हो जाओगे, अब तुम गूंगे नहीं रहोगे। तो क्या तुम यहाँ पर ये करना चाहते हो? तो बताओ लड़के, क्या तुम यहाँ पर इस रिचुअल को अपने परफॉर्म करवाना चाहते हो? तो हमारी यहाँ भागती हुई उसके पास आती है और कहती है ग्रैंडपा जी आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि पहले अपनी फैमिली के एल्डर से इस बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि जो आप रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं वो रिचुअल सिर्फ और सिर्फ टैंग फैमिली के मेंबर्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो ग्रैंडपा जो होते हैं वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए उसके साथ बात करते हैं। दोनों वहां पर अपने लिप्स तो हिला रहे होते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही होती। दोनों वहां पर कोई वॉइस ट्रांसमिशन यूज करके आपस में बात करते हैं ताकि सैम को पता ना चल सके कि वो दोनों वहां पर क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सैम अपने ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म होने देगा, क्या रिचुअल परफॉर्म होने के बाद सैम की किस्मत बदलेगी या नहीं।